हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की नई क्लास में आज हम करने वाले हैं थ्योरी का एक क्विक रिवीजन। सिटीजन राइट्स इन डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट एंड पॉलिटिकल राइट, दोनों ही राइट्स को हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में से पूछा जाता है। ठीक है। और केवीएस पीआरटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डीएसएसबी में फंडामेंटल राइट के रूप में पूछा जाता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे कि राइट्स क्यों बनाए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो क्विक रिवीजन करेंगे। रिवीजन काफ़ी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन बच्चों के साथ और जो हमारे एकेडमी से जुड़े हुए ऑफलाइन के बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ जो है हम उनको पीछे नहीं रखना चाहते। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा थ्योरी भी करवाई जा रही है, और थ्योरी के साथ फिर आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। तो आप सभी बच्चे जो है वो रेगुलर रहें, रेगुलरली जो है आपको थ्योरी और टेस्ट लिए जाएंगे। और साथ ही साथ बीच में यूट्यूब पे टेस्ट भी होंगे, और साथ ही साथ बीच में गूगल फॉर्म से जैसे हम टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो आप सभी की एक बेटर प्रिपरेशन होगी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि रेगुलरिटी आएगी इसमें, और रेगुलरिटी के साथ जो अगर बच्चा पढ़ता है तो फिर उसको ज़्यादा जो है सक्सेस के चांस रहते हैं। आप डेली टच में रहेंगे, डेली टच में, और कम टाइम में ज़्यादा करवाने की कोशिश की जाएगी। आपको जो है क्वालिटी चीज़ देने की कोशिश की जा रही है। तो शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अस वांट टू लिव हैप्पीली विदाउट फियर। देखिए, राइट्स इन डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है। ठीक है, बाय द पीपल मतलब पीपल ही इंक्लूड हो रहे हैं, फॉर द पीपल ठीक है उन्हीं के लिए है। ठीक है। ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार है। तो उसमें लोग हैप्पीली रहे, तो उनको कुछ राइट्स मिलने चाहिए ताकि ये कंडीशन खत्म ना हो जाए। All of us we want to live happily without fear and without being subjected to bad treatment। तो ऐसा ना हो कि जो हमारे पॉलिटिशियन हमें बैड ट्रीटमेंट करने लग जाए, और हमें जो राइट डेमोक्रेसी में है उनको राइट्स को ना दिया जाए। इसीलिए बेटर है कि रिटर्न में कुछ अधिकार हमें मिले। फॉर दिस वी एक्सपेक्ट ईच अदर टू बिहेव इन सच ए वे दैट डज नॉट हार्म अस और हर्ट अस। तो हमें एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, हमें चोट न पहुंचे, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इक्वली आवर एक्शन शुड नॉट आल्सो हार्म और हर्ट अदर्स। और हमारे एक्शंस जो है वो भी दूसरों को नुकसान नहीं करें। तो इसलिए कुछ राइट्स जो है वो सबको फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए जाते हैं, रिटर्न होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि ये सभी जो है सिटीजन्स को दिए जा रहे हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो सबको इक्वली दिए जा रहे हैं, हमें उन दूसरों के राइट्स को भी रिस्पेक्ट करना है और अपनों को भी प्रोटेक्ट करना है, दूसरों को हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। तो इस तरीके से ये राइट्स जो है क्रिएट किए गए हैं। दूसरा ये है, ए राइट इज पॉसिबल जब भी पॉसिबल हो सकता है व्हेन यू मेक ए क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो कैसे राइट्स है जो आप क्लेम करते हो सोसाइटी के ऊपर, अपने पॉलिटिशियन के ऊपर, अपने गवर्नमेंट के ऊपर, और दूसरों को अधिकार एक्सक्लूसिवली आपके लिए है तो वो गलत हो जाएगा। दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर, दूसरों के लिए भी वो पॉसिबल है, ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप दूसरों की राइट्स के ऊपर भी क्लेम ना कर लो, सभी राइट्स को क्लेम कर पाए, आप दूसरों के लिए भी स्पेस छोड़े। द राइट कम्स विद एन ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स राइट। ठीक है, ये ड्यूटी हमारी बन जाती है कि हम दूसरों के राइट के भी जो है रिस्पेक्ट करेंगे। हमारे राइट के साथ साथ दूसरों के राइट की भी जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए। व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एज राइटफुल बिकम्स द बेसिस ऑफ राइट। और जो सोसाइटी को भी एक्सेप्टेड हो, ठीक है, ऐसे राइट्स जो सोसाइटी को भी एक्सेप्टेड हो। ऐसा ना हो कि आप ट्रैफिकिंग का राइट मांग लो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का राइट चाहिए भाई मुझे, क्योंकि एंशिएंट टाइम में या मिडेवल में मैंने कई जगह देखा है, बिल्कुल नहीं। तो आपको वो राइट मिलेगा जो सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है। ठीक है, ये बेस बनता है राइट का। दैट इज वाई नोशन ऑफ राइट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए जो राइट्स है उनका जो नोशन है, उनकी धारणा है, वो बदलती रहती है समय के साथ साथ। जैसे पहले सती प्रथा थी, सती प्रथा को एक्सेप्ट कर रहे थे लोग, लेकिन धीरे धीरे सती को डिक्लाइन किया सोसाइटी ने, तो इसको ये राइट हो गया कि भाई ये प्रथा अब चल नहीं सकती, सती कस्टम को अब फॉलो नहीं कर सकते। सिमिलरली राइट टू इंफॉर्मेशन बाद में इवॉल्व हुआ है समय के साथ साथ। राइट टू फ्रीडम जो है उसके अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन डाला गया, राइट टू वोट दिया गया है, राइट टू ओपिनियन जो है वो दिया गया है। तो ये बाद में इवॉल्व हुआ, राइट टू एजुकेशन दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट सोसाइटी के हिसाब से बार बार जो है रिवाइज होते रहते हैं।
थ्री क्वालिटीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एनी क्लेम टू बी कॉल्ड एज राइट। कौन सी तीन क्वालिटी होनी चाहिए किसी क्लेम को राइट के रूप में जो है एक्सेप्ट करने के लिए? कौन सी क्वालिटी? इट शुड बी रीजनेबल, मतलब लॉजिकल चीज होनी चाहिए, कुछ भी नहीं मांग सकते आप, ठीक है। दूसरा, द क्लेम शुड बी रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी, सो सोसाइटी को एक्सेप्ट होना चाहिए, तो वो क्लेम ऐसा लॉजिकल भी हो, सोसाइटी एक्सेप्ट भी करे, मतलब ठीक राइट, आप एक जायज सी चीज मांग सकते हैं। द क्लेम शुड बी सेक्शन बाय लॉ, और अगर वो रिटर्न में नहीं होगा तो वो फिर आप कैसे कहाँ पे कोर्ट में जाके दिखाएंगे कि ये राइट मेरा था और ये इसका उल्लंघन हो गया है? तो इस इट शुड बी सैंक्शन बाय लॉ, उसके पीछे एक लॉ होना चाहिए, कानून के द्वारा उसको स्थापित किया जाना चाहिए और वो रिटर्न में होना चाहिए। इस तरीके से इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी, भाई ऐसा क्यों है? देखिए, इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन शुड हैव द राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को राइट है वोट करने का और इलेक्ट होने का। तो राइट क्या जो है, ये राइट जो है डेमोक्रेसी की नींव है। आप गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है, ऑफ द पीपल, तो डेमोक्रेसी की यही डेफिनेशन है। तो ये राइट अगर जो है प्रोटेक्ट करने हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें राइट सिटीजन्स के लिए जो है रिटर्न में रखने ही पड़ेंगे, तो इसलिए हमें वो राइट चाहिए चाहिए। राइट प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, अगर संख्या में लोग कम है, ठीक है, तो मेजोरिटी के लोग उसको परेशान कर सकते हैं, तो उनके ऑपरेशन के लिए भी, ऑपरेशन को भी खत्म करने के लिए, उनके द्वारा उनका शोषण ना हो, उनको दबाया ना जाए, तो इसके लिए भी जो है कुछ राइट्स होने चाहिए, ठीक है। राइट्स आर गारंटीज दैट विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। ये वो गारंटीज है जब सत्ता में, पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ ऐसी सरकारें आ जाए जो लोगों के राइट्स को दबाना शुरू कर दे, तो रिटर्न में वो राइट्स होते हैं जिससे कोर्ट में जा सके। कुछ गलत होता है, ठीक है, तो ये गारंटी होती है, ठीक है, हमारे लिए कि ये हमेशा हमें मिलेगी, ताकि डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जाए। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं। राइट्स जो है वो देखा जाए तो तीन कैटेगरी में हम पढ़ते हैं। एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट वो बेसिक राइट है, मूलभूत, जो कि संविधान में लिखे हुए हैं, जो कि हर सिटीजन को प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा ये फंडामेंटल राइट के अलावा एक पॉलिटिकल राइट है। ये पॉलिटिकल राइट के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पॉलिटिकल राइट्स में राइट टू वोट आता है, ठीक है, राइट टू वोट है, और राइट टू वोट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का जो राइट है। तो इसकी कंडीशन ये है कि आप 18 साल के हो गए हैं और इसके साथ साथ आपका वोटर लिस्ट में भी नाम आ गया है। तो वोटर लिस्ट में नाम है तो आप कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और आप वोट भी दे सकते हैं, ठीक है। 18 साल के बाद आप अलग अलग पोस्ट के लिए, फिर क्वालिफिकेशन के लिए और भी कंडीशन है। किसी के लिए 21 साल है, जैसे कि सरपंच के लिए 25 साल, 31, 30 साल, ऐसे 35 साल, ऐसे कंडीशंस हैं। लेकिन आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप इलेक्शन, किसी न किसी इलेक्शन में के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो राइट दिया गया है, देखिए, हमारे संविधान के अंदर 6 राइट दिए गए हैं। स्टार्टिंग में 7 राइट थे, ठीक है। एक राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया है। जो अमेंडमेंट किया गया था, 44th अमेंडमेंट किया गया था, उसके द्वारा इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स अब ये नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट राइट सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। वो राइट दिया गया है कि भाई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एम्पावर द सिटीजन टू मूव टू कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के किसी के भी उल्लंघन के मामले में सीधे कानून में जाने का अधिकार देता है, ठीक है। तो इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको कहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी को लागू करवाने में हेल्प करेगा। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट आपका उल्लंघन होता है तो ये राइट के तहत आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। आर्टिकल 14 से 18 तक कुछ राइट हमें दिए गए हैं। हालांकि फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ते हैं तो 13 से शुरू हो जाता है, 12 से या 13 से। तो लेकिन एक्चुअली राइट्स जो आप पढ़ते हैं वो 14 से 18 जो है वो पहला राइट है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, सभी इक्वल हैं, ठीक है। किसी भी बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। इसके अलावा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा लॉ, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब आपको इक्वली जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा कानून के दायरे में। कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। रूल ऑफ लॉ
के साथ साथ इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ भी हो जाता है ये। अगर आपने कोई क्राइम किया है और किसी अमीर आदमी ने क्राइम किया तो सबको बराबर सजा मिलती है, ये है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। तो सरकार भारत के किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, दोनों चीजें इसमें आ गई हैं। ठीक है, इसका मतलब है कानून सभी पर समान तरीके से लागू होते हैं, भले किसी व्यक्ति की स्थिति कैसी भी हो, इसे कानून का शासन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रूल ऑफ लॉ, जो किसी भी लोकतंत्र की एक नींव होती है, बेसिस होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि रूल ऑफ लॉ क्या है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। एक स्थानीय नेता, सरकारी अधिकारी और एक सामान्य नागरिक के बीच कोई अंतर नहीं होगा, सभी इक्वल है। सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। दिस इज इक्वालिटी, समानता का अधिकार। वन बाय वन भी इसको हम करेंगे, फिलहाल हम मोटा मोटा पहले देखते हैं। हाँ, आर्टिकल 15 क्या है? एवरी सिटीजन है, देखिए 14 तो हमने देख लिया है। अब 15 में क्या है कि आप पब्लिक प्लेसेस पे, रेस्टोरेंट पे, शॉप्स पे, सिनेमा हॉल, होटल या कुओं से पानी ले जाने में दिक्कत होती थी पहले गांव में। जो शेड्यूल कास्ट है उनको नहीं पानी लेने दिया जाता था। तो यहाँ पर इक्वल एक्सेस है पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को, ठीक है। उनको कहीं पर भी रोका नहीं जाएगा, कुओं पे, टैंकों पे, स्नान घाट पे, सड़कों पे, खेल के मैदानों में। तो सरकार द्वारा सार्वजनिक जो भी स्थान है, पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर किसी को भी किसी कारण से नहीं रोका जा सकता। दूसरा आर्टिकल 16, जैसे कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर सारी कंडीशन क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो आप ऑल सिटीजन आर हैव इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर किसी भी एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए आप इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको इक्वल एक्सेस मिलेगी। इसलिए अब सभी लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हैं अगर आपने वो क्वालिफिकेशन अटेंड कर ली है और आप एग्जाम की कंडीशन को कंप्लीट कर देते हैं। आर्टिकल 17, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, छुआछूत का विरोध करता है, किसी को मतलब एक्सप्रेस कहना, इसका विरोध करता है। और आर्टिकल 18, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ टाइटल, राजा महाराजा के टाइटल वगैरह यूज करना, इसको प्रोहिबिशन करते हैं। और ओनली आर्मी में और प्रोफेशनल उसमें जो है टाइटल यूज कर सकते हैं। आर्मी में है जैसे वकील है तो एडवोकेट यूज कर सकता है, और डॉक्टर है तो डॉक्टर यूज कर सकता है। आर्मी में मेजर, कर्नल ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो पद्म भूषण वगैरह दिए जाते हैं, भारत रत्न दिए जाते हैं, उसकी भी कंडीशन है कि आपने विजिटिंग कार्ड का बहुत छोटे से हिस्से पे उसको लिखवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर सकते, उसका कुछ रेशो पे ही आप उन चीज़ों को दिखा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपनी भाषा अपनी बात कह सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट, जिसको अंग्रेज दबा के रखते थे। असेंबल इन पीसफुल मैनर, एक शांतिपूर्ण तरीके से असेंबली कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पीसफुल तरीके से है, ठीक है, ना कि कोई वो करने के लिए, रिबेल करने के लिए। फॉर्म एंड एसोसिएशन एंड यूनियन, आप संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, कंट्री में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कुछ आदिवासी एरियाज से और बाकी जगहों पर आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, परमिशन से आप जा सकते हैं, क्योंकि उनके कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना है, वो उनका फंडामेंटल राइट है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यापार जो कि लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है, लॉ के दायरे में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा इमोरल स्मगलिंग वगैरह करना चाहते हैं, आपका इच्छा है करने की, नहीं, आपको लॉ के अकॉर्डिंग जो है इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते। लॉ के दायरे में रहते हुए कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में क्या था कि लोगों को फिक्स कर दिया गया था, इन यही काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। एंड यू कैन एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच ए मैनर दैट यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच ए मैनर दैट वायलेट्स अदर्स राइट ऑफ फ्रीडम। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दें और दूसरों की रिस्पेक्ट ना करें। तो आर्टिकल 21 में आपको क्या है कि लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। तो आप किसी को अपने स्पीच से जो है उसकी डिग्निटी को हार्म ना करें, उसके राइट्स को जो है वो वायलेट ना करें। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है उसके मामले में आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। किस तरीके से? एक तो आपसे आप ही के द्वारा जो है गवाही नहीं ले सकते कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है,
पुलिस हो सकता है कि जबरदस्ती आपसे ये चीज लिखवा ले। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि की सुरक्षा, इसमें एक तो ये चीज होती है। दूसरा एक चीज ये होती है कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव किसी कानून के द्वारा जो है, मान लीजिए आपने 2019 में कोई क्राइम किया था, उस टाइम पे उसकी सजा 5 साल थी, और आज कानून बन गया कि उसकी सजा 10 साल होगी, तो आपको 10 साल की सजा आज फिर से दी जाती है? नहीं, आपको रेट्रोस्पेक्टिव कोई सजा नहीं दी जाती। और साथ ही साथ आपसे अपराधों की दोष सिद्धि के लिए आपसे जबरदस्ती या आपका स्टेटमेंट जो है वो नहीं माना जाएगा। अगर आप कोर्ट में जाकर कह देते हैं तो आप कि भाई मुझसे जबरदस्ती करवाया, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, लाइफ डिग्निटी यहीं पे आता है। उसके बाद 86th अमेंडमेंट किया गया और एक और राइट दिया गया है जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार। पहले क्या होता था आर्टिकल 45 में कि 6 से 14 साल के बच्चों को कोशिश की जाएगी, डीपीएसपी पे होता था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इसको कहा जाता है। तो इसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन इसको कोर्ट में जाके इसको लागू नहीं करवा सकते थे क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था। अब ये 86 अमेंडमेंट के दौरान ये कहा गया कि 6 से 14 साल की ये स्टेट की जो है ड्यूटी है कि वो बच्चे को एजुकेशन देगा। 6 से 14 साल मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन हो गई, 1 से लेकर 8 साल 8वीं क्लास तक की जो है। इसलिए आपने देखा होगा 1 से 8 तक की क्लासेस में कोई फेल भी नहीं हो रहा है आजकल। तो ये 86 अमेंडमेंट जो है शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में डाला गया, और ये कहा गया कि शिक्षा बहुत जरूरी है एक डिग्निटी के साथ लाइफ जीने के लिए, क्वालिटी लाइफ जीने के लिए, इसलिए इसको इसके अंदर डाला गया। अब है आर्टिकल 22, इसी के अंदर ये है स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण। देखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या किया जाता है कि कभी कभी शासन जो है इतना हावी हो जाता है कि नेता और सरकार अपने फायदे के लिए लोगों की आवाज दबाते हैं और उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है कि जब उनको अरेस्ट किया जाता है तो उनको ग्राउंड जो है बताना पड़ेगा, किस ग्राउंड पे किया गया है। जैसे वारंट लेके आइए, एक तो पहली बात तो यही है। दूसरा, ग्राउंड बताना पड़ेगा किस ग्राउंड पे है। तीसरा, उनको अपने वकील करने का अधिकार है, वकील की जो है वो होनी चाहिए, उसको एसेसिबिलिटी होनी चाहिए। तो एक गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, लेकिन जो ट्रैवलिंग का टाइम है उसको उसमें से घटा देते हैं। ट्रैवलिंग का टाइम 24 घंटे में इंक्लूड नहीं करते। मान लीजिए बिहार से किसी को दिल्ली लेके जा रहा है तो ये 24 घंटे से ज़्यादा समय हो जाएगा, ठीक है, तो वो ट्रैवलिंग का टाइम इसमें जोड़ दिया जाता है। तो 24 घंटे के अंदर ये भी किया जाता है, ठीक है। ये जो है आर्टिकल 22 में किया जाता है। अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये राइट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो ये शोषण के खिलाफ अधिकार है। पहले शोषण होता रहा था, बहुत बुरी सिचुएशन में जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में दूसरे देशों में भी और भारत में भी बच्चों का और महिलाओं के अधिकार जो है वो सप्रेस किए जा रहे थे। आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ठीक है, मानव तस्करी को प्रोहिबिट करता है। और मानव तस्करी में मुख्य से महिला और बच्चों को तस्करी की जाती थी, और दास प्रथा और वो सारी चीजें इसमें अंदर आ जाती हैं। तो ये जो है ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन है। तो ट्रैफिकिंग मीन्स है सेलिंग बाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, खरीद फरोख्त करना ह्यूमंस की, यूजुअली वुमन फॉर इमोरल पर्पज, और इमोरल पर्पज में ही उनको यूज किया जाता है, ठीक है। उनको बेगार करवाना, उनसे वेश्यावृत्ति करवाना, इन चीजों में उनको यूज किया जाता है। ये इमोरल ग्राउंड हो गया, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने कहा था ना कि प्रोफेशन का अधिकार है, लेकिन प्रोफेशन जो है वो इमोरल नहीं होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर और बेगर इन एनी फॉर्म, ठीक है। फोर्स्ड लेबर जो है वो नहीं करवानी है, इसी के अंदर ये भी चीज है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, भिखारी भीख मंगवाना किसी से, उसके लिए फोर्स तरीके से काम करवाना वो ठीक नहीं। अब है आर्टिकल 24, ये राइट्स प्रोटेक्ट करता है चाइल्ड लेबर में बच्चों को जब लगाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध है। अंडर दिस नो वन कैन एम्प्लॉय ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, 14 साल से नीचे के बच्चों को टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी हजार्डस वर्क सच एज रेलवे एंड पोर्ट। तो ये हजार्डस वर्क में, किसी फैक्ट्री में, माइन में, किसी खान में जहाँ पर खतरा है वहाँ पर बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जा सकता। हाँ, फैमिली बिजनेस में बच्चे जो है वो अपनी फैमिली को हेल्प कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाल श्रम में काउंट नहीं होगा। आर्टिकल 24 बच्चों के लिए है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के और बेगार वगैरह जो किया जाता है। बेगार क्या होता है, मतलब बिना वेतन के आपसे काम किया करवाना, ठीक है। तो ये भी दास प्रथा जैसा ही हो गया।
तो ये सारी प्रोटेक्शन आपको दी गई है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है आपको आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक दिया गया है, ठीक है। तो ये जो राइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट द रिलीजन, जिस भी भगवान को आप जैसा भी सोच के मानते हैं उसकी वैसी पूजा कर सकते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप इस तरीके से पूजा कीजिए आप, ठीक है। ये आपका पर्सनल मैटर है। इंडिया सेकुलर स्टेट है, सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए सभी यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा ये है कि सभी धर्मों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन स्टेट का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट पर्सन कैन डू व्हाटएवर ही वांट इन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो वन कैन नॉट सेक्रीफाइस एनिमल और ह्यूमन बीइंग एज ऑफरिंग टू सुपरनैचुरल पावर, आदमियों की बलि देना नहीं शुरू करना है, मतलब इंडिविजुअल राइट जो है हमेशा ऊपर रहेंगे। जीवन का अधिकार जो है ना वो इंडिविजुअल राइट है हर आदमी का। तो धर्म का अधिकार जो है, मान लीजिए कहते हैं कि मानव बलि देना जरूरी है, तो रिलीजन के जो राइट है वो नीचे रहेंगे और ये हमेशा ऊपर रहेंगे। तो सुपर नेचुरल पावर के सामने ह्यूमंस की बलि दे देना ये भी जो है इमोरल रहेगा। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन हर एक पे है, लेकिन वो इसलिए है कि आप किसी और कोई अपने राइट को करते हुए किसी और के राइट को वायलेट ना कर दे, इसलिए। अब है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ये माइनॉरिटीज के लिए है, खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए ये चीज है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दोनों में ही ये चीज देखने को मिलती है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये अल्पसंख्यक है, अगर उनकी संस्कृति की रक्षा नहीं की गई तो हो सकता है मेजोरिटी उनकी संस्कृति को नाश कर दे, ठीक है। और दूसरा है शैक्षिक अधिकार, उनको शिक्षा, अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं ताकि वो माइनॉरिटी के रूप में फिर आगे बढ़ सके। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव ए राइट टू कंजर्व इट, ठीक है। जिसकी लैंग्वेज और कल्चर थोड़ा डिस्टिंक्ट है उसको अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेड बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन ऑफ और लैंग्वेज। तो भारत सरकार के द्वारा कोई भी सहायता प्राप्त कोई भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें किसी भी नागरिक को धर्म और भाषा के आधार पर जो है एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑल माइनॉरिटी हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो इसके अलावा सभी अल्पसंख्यक जो है वो अपने अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनको लगता है कि इसकी आवश्यकता है और उनके पीपल्स को अभी पूरी तरीके से चीजें नहीं उपलब्ध है। अब देखिए हम इन राइट्स को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 में, जो बाकी सभी 5 फंडामेंटल राइट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करता है। उनके इम्प्लीमेंटेशन में अगर थोड़ी बहुत कमी है या उसका उल्लंघन किया गया है उसको प्रोटेक्ट करता है। दैट इज बाय डॉक्टर अम्बेडकर जो है, ठीक है। व्हेन एनी ऑफ आवर राइट आर वायलेटेड वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट, कोर्ट के थ्रू हम उसका जो उपचार करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 32 जो है वो द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये नहीं होगा तो बाकी राइट्स को कभी भी उल्लंघन हो सकता है। तो ये राइट क्रिएट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। संवैधानिक उपचारों का जो है सिद्धांत, वो भी कहते हैं सिद्धांत अधिकार भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। ये लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, या और कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूशन है, उस पर ये लागू होते हैं, ये नागरिकों पर लागू नहीं होते, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट जो है नागरिकों पर नहीं लागू होते, ये नागरिकों को लागू करने हैं। ये सरकार पर बंधन है, सरकार पर बाध्यता लाते हैं, सरकार पर बंधन है कि सरकार को ये जो है देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार के पास पावर होती है, सब कुछ होता है, उनके हाथ में पुलिस भी होती है, वही वायलेट करेंगे। देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कोई भी लॉ बनाया जाएगा, आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ अगर बनाया जाएगा और वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वाइड हो जाएगा, नल या वाइड कहेंगे उसको, ठीक है। वो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन कर रहा है तो वो कानून नहीं हो सकता, वो अपने आप रद्द हो जाएगा। इफ एनी एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव टेक अवे और लिमिट एनी ऑफ फंडामेंटल राइट इट विल बी इनवैलिड। तो कोई भी एक्ट अगर विधानमंडल का, विधानसभा का और या कार्यपालिका का कोई भी एक्ट जो है वो किसी मौलिक अधिकार को छीन लेता है तो ये सीमित कर देता है, उसको लिमिटेशन लगाता है उसके ऊपर, तो ये अमान्य माना जाएगा। ये संविधान में लिखित में है सारी चीजें। तो ये हो गया फंडामेंटल राइट का बेसिक्स, तो जो आपको आना चाहिए, सीधी सी बात है। दूसरा, फ्रॉम टाइम टू टाइम द कोर्ट गेव जजमेंट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। तो टाइम टू टाइम जो है जैसे जैसे सोसाइटी इवोल्व करती है, आगे बढ़ती है और नई विचारधारा मॉडर्नाइजेशन होता है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? शिक्षित होना, ठीक है, शिक्षित होना और
अंधविश्वास से बाहर जाना, इक्वलिटी की भावना के साथ सोचना, प्रोग्रेसिव सोच रखना। और एक होता है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन होता है कि आप किसी कल्चर को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं बिना बात सोचे समझे, ठीक है, जैसे उन्हीं के कपड़े पहनने लग जाना, उसी तरह से घूमने लग जाना। दिस इज वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। आप जो है अंधविश्वास से बाहर और मॉडर्न सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जैसे जैसे जो शिक्षित होता है समाज, तो और भी अधिकारों की जो है डिमांड करता है, और उसी के अंदर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 के अंदर, 21 के अंदर कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये आर्टिकल 19 में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो ओपिनियन पोल आता है वो भी आर्टिकल 19 से ही इवॉल्व हुआ है, ठीक है। एग्जिट पोल पे बैन है, लेकिन ओपिनियन तो आप दे सकते हैं। एग्जिट पोल तो बाद में आता है, लेकिन ओपिनियन पोल इलेक्शन के दौरान भी आते रहते हैं। अब है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आर्टिकल 19 के अंदर ही आया गया है, और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 के अंदर 21 के रूप में एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। नाउ स्कूल एजुकेशन है, नाउ स्कूल राइट फॉर द इंडियन सिटीजन। ये बिकम इट हैज बिकम ए राइट फॉर इंडियन सिटीजन। स्कूल एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को फंडामेंटल राइट के रूप में दे दी गई है। गवर्नमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर लगाया गया है कि आपको देना पड़ेगा, फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर। ये आर्टिकल 21 ए कहता है। पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड ए लॉ गिविंग द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने का कानून भी बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ टू इंक्लूड राइट टू फूड। तो राइट टू फूड जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है राइट टू लाइफ के अंदर। राइट टू स्लीप भी जो है वो इवॉल्व हो रहा है। देखिए आपने देखा होगा कि शहर के इलाके में डीजे वगैरह को रात के 10 बजे के बाद नहीं चलाना है। हॉस्पिटल के आसपास जो है शोर शराबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को दिक्कत होती है, इससे हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें राइट जो है लाइफ जो है क्वालिटी लाइफ के जो आर्टिकल 20 है उसके अंदर जो है इवॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी, एजुकेटेड सोसाइटी होगी, जो है इस फंडामेंटल राइट्स का जो है स्कोप और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी, यह आर्टिकल सॉरी ये फंडामेंटल राइट था पहले, लेकिन ये आर्टिकल सॉरी अमेंडमेंट जो हुआ था, 44th अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत जो है इसको हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट नाउ, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और इवन से इट इज ए वो लीगल राइट। नाउ दिस इज लीगल राइट नॉट फंडामेंटल राइट, ठीक है। लीगल राइट को मॉडिफाई किया जा सकता है। राइट टू वोट इन इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। आपने पता है कि राइट टू वोट जो है ये लीगल राइट है, ठीक है। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है और 18 की एज हो गई है तो आप वोट कर सकते हैं, लेकिन आप जेल वगैरह में होते तो आपको वोट डालने का ये अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स, ठीक है। इसके अलावा एक और भी हमारे पास चीज़ें हैं रिवीजन के लिए, ये वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, आप सभी जो है को ये भी बाद में रिवाइज करवा दी जाएंगी। अब कल जो है वो एक टेस्ट होगा, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको जो है कल एक बार और बीच में डिफरेंट तरीके से आपको याद करवाई जाएगी। आपको बिल्कुल स्पेसिफिक फैक्चुअल स्टैटिक के रूप में फिर से करवाया जाएगा बीच में। तो कल इसका टेस्ट होगा, आप सभी तैयार रहिए, ठीक है। दूसरी बात एक और चीज़ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी जो है ना वो खुद का गुरु बनिए, ठीक है। अपो दीपो दीपो भाव जो है, जो बुद्ध ने कहा वही कहा है, बी एन आइलैंड टू योर सेल्फ, ठीक है। आपके लिए कोई फाइट नहीं करेगा, आपको ही फाइट करना है। पहली बात तो ये है, आपके लिए कोई मेहनत नहीं करना, आपका हार्ड वर्क आपको ही करना है, ठीक है। और जो हार्ड वर्क करेगा रेगुलर करेगा, रेगुलरिटी होनी चाहिए हार्ड वर्क के अंदर, ठीक है। मतलब आप हमेशा रेगुलर अपने लिए सिंसियर है, ठीक है। आप खुद को वैल्यू दे रहे हैं ना, खुद को वैल्यू दीजिए। अपने आपकी वैल्यू कितनी वैल्यू देते हो आप अपने करियर को, अपने लाइफ को, उसी हिसाब से आपसे आप जो है हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन दिखाएंगे। ये डेडिकेशन बना होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट दिखना चाहिए कि हाँ आप डिफरेंट हो, आपको यूनिक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ अपने लिए, खुद के लिए, खुद को साबित करने के लिए, ठीक है। तो अपने लिए ये हार्ड वर्क कीजिए। दूसरा एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अपनी हेल्थ और डाइट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जब भी एग्जाम पास में आता है तो आप अपने आप को सेफ रखिए, अपने प्रोटेक्शन कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए ताकि आप हेल्दी रहे, अच्छा जो है सेहत रहे, तो साउंड माइंड रहता है साउंड बॉडी के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एक्सरसाइज भी कीजिए, फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सारे ही तरीके से जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और बाकी कोई प्रॉब्लम है तो हम हैं ही आपके साथ, ठीक है। आप ध्यान रखना है कि आप सबको कि मेहनत से ही चमक आती है। सोना जब आग में तपता है तभी उसमें चमक आती है, अदरवाइज वो सोना भी पीतल जैसा ही दिखता है,
इसके अलावा हीरा है, वो डायमंड है, जब निकलता है खान से तो उसमें चमक नहीं होती, उसको तराशा जाता है। खुद को तराशना बहुत जरूरी है, खुद को तराशिए तभी आप में चमक आएगी। मेहनत के बगैर, बगैर प्रेशर के गन्ने से भी रस नहीं निकलता है। ठीक है, अपने ऊपर प्रेशर डालिए, अपने आप को ऐसी कंडीशन में एक्सपोज कीजिए। ठीक है, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आके वो आप जो तभी आपसे जो है बेटर चीज निकल के आएगी। ठीक है, आप भी एक उन्हीं लोगों में से मिडिल क्लास से है जो कि सिलेक्ट होते हैं, तो आप में भी कोई कमी नहीं है, ध्यान रखना। बस एफर्ट को अपने को उस लेवल पर लेके जाइए जिस लेवल को कोई छू ही ना सके। ठीक है, आसमान को छूना है, ध्यान रखना, आसमान को छूना है, परिंदा नहीं बनना है, आपको आसमान बनना है, ध्यान रखना है। परिंदा आसमान की चाहत रखता है, आप आसमान खुद बन जाइए। ठीक है, अपने आप को, अपने एफर्ट को उस कितनी क्वालिटी पे लेके जाइए कि ईश्वर भी आपके लिए जो है आपको देने के लिए तैयार हो जाए। ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।